हिमालय में बसी वो चौकी जिसे नक्शों पर पॉइंट 402 कहा जाता था, दुनिया के सबसे निर्जन स्थानों में से एक थी। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम और खौफ ज्यादा था। नायक विक्रम, जो अभी महज 24 साल का था, अपनी भारी भरकम पर्क जैकेट पहने हुए पोस्ट के बाहर खड़ा था। उसके चारों तरफ केवल सफेद चादर बिछी थी, बर्फ की एक ऐसी चादर जिसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अस्तित्व को भी अपने भीतर समेट लिया था। वहां का सन्नाटा ऐसा नहीं था जो सुकून दे, बल्कि वो सन्नाटा कानों में चुभता था। जब हवा चलती तो वो पुरानी टिन की छतों से टकराकर ऐसी आवाजें निकालती जैसे कोई रूह चीख रही हो। विक्रम को यहाँ आए 3 हफ्ते हो चुके थे। उसके साथ 2 और साथी थे, लेकिन वे दूसरी तरफ की पोस्ट पर तैनात थे, इसलिए केबिन में वो अक्सर खुद को बिल्कुल अकेला पाता। विक्रम अपनी राइफल की बट पर हाथ रखे दूर क्षितिज को देख रहा था, जहां डूबता हुआ सूरज बर्फ को नारंगी रंग में रंग रहा था। उसने एक लंबी सांस ली जो ठंडी हवा में धुएं के गुब्बारे की तरह उड़ी। उसने सोचा, क्या घर पर माँ ने अभी चाय पी होगी। उसे अपने गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू याद आई। यहाँ तो बस बर्फ की गंध थी, बेजान और ठंडी। उसके हाथ के दस्ताने फटने लगे थे और उसकी उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं। उसने अपनी जेब से एक मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली। वो उसके परिवार की थी। उसके पिता, जो खुद एक सूबेदार थे, हमेशा कहते थे, फौजी कभी अकेला नहीं होता, उसकी वर्दी उसकी सबसे बड़ी साथी होती है। लेकिन इस ऊंचाई पर, जहां परिंदे भी पर नहीं मारते थे, वर्दी भी उसे अकेलेपन के एहसास से नहीं बचा पा रही थी। अचानक मौसम ने करवट लेनी शुरू की। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया और देखते ही देखते व्हाइट आउट की स्थिति बन गई। अब उसे अपने हाथ से आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये वो समय था जब पहाड़ अपनी असली ताकत दिखाते थे। विक्रम केबिन के अंदर भागा और भारी लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर की लालटेन की मध्यम रोशनी ने दीवारों पर लंबी और डरावनी परछाइयां बना दी। केबिन के अंदर केवल उसके रेडियो की खर खर की आवाज गूंज रही थी। उसने नॉब घुमाया, उम्मीद में कि शायद कोई गाना सुनाई दे जाए, लेकिन बस शोर ही मिला। उसने गहरी आह भरी और अपने स्टोव पर चाय का पानी रखा। तभी केबिन के एक कोने में रखे राशन के डिब्बों के पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। विक्रम चौंक गया। उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और सेफ्टी कैच को ऑन कर दिया। कौन है? उसने कड़क आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस अंधेरे कोने में 2 छोटी छोटी चमकती हुई आंखें उसे देख रही थीं। वे आंखें डरी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। यही वो पल था जब विक्रम को पता चला कि इस बर्फिस्तान में वो उतना अकेला नहीं है जितना वो समझ रहा था। वे चमकती आंखें किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि एक नन्हे जीव की थीं, जो आने वाले दिनों में इतिहास बदलने वाला था। केबिन के कोने में रखे राशन के खाली डिब्बों के पीछे से आई उस सरसराहट ने विक्रम के भीतर के सैनिक को पूरी तरह सतर्क कर दिया था। उसकी उंगली ट्रिगर के पास थी और सांसें रुकी हुई थीं। पॉइंट 402 जैसे संवेदनशील इलाके में छोटी सी छोटी आहट भी मौत का पैगाम हो सकती थी। विक्रम ने धीरे से अपनी टॉर्च जलाई और उसकी तेज रोशनी उस कोने पर केंद्रित की। जैसे ही रोशनी वहां पहुंची, उसने देखा कि आटे की बोरी के पीछे एक छोटा सा जीव दुबका हुआ है। वो एक चूहा था, पहाड़ी चूहा, जिसके कान गोल थे और मूछें घबराहट में तेजी से हिल रही थीं। विक्रम को राहत की एक लंबी सांस ली और अपनी राइफल नीचे रख दी। वो खुद पर ही हंस पड़ा। अरे तो तुम हो, मुझे लगा कोई दुश्मन घुस आया है। टॉर्च की रोशनी में चूहा पत्थर की मूर्ति जैसा बन गया था। शायद वो रोशनी से अंधा हो गया था या डर के मारे जम गया था। विक्रम को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से उसे आटे की बोरियों में छोटे छोटे छेद दिख रहे थे। उसे लगा था कि शायद चूहे होंगे, लेकिन इतनी ऊंचाई और इतनी ठंड में किसी जीव का जीवित रहना उसे हैरान कर गया। उसने देखा कि चूहा काफी कमजोर लग रहा था। उसकी हड्डियों का ढांचा साफ दिख रहा था और ठंड के कारण वो कांप रहा था। विक्रम ने अपनी चाय का मग टेबल पर रखा और सूखी रोटी का एक टुकड़ा लिया। उसने उसके छोटे छोटे हिस्से किए और फर्श पर उस कोने की तरफ फेंक दिए। चूहा पहले तो पीछे हटा, लेकिन ताजी रोटी की महक शायद उसकी जान बचाने वाली थी। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक टुकड़ा उठाया और बिजली की फुर्ती से वापस अंधेरे में गायब हो गया और उसे गौर से देखने लगा। अजीब बात है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, हम दोनों ही यहाँ फंसे हुए हैं। मैं वतन की रखवाली के लिए और तुम शायद सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। उस रात के बाद ये एक सिलसिला बन गया। विक्रम जब भी खाना खाने बैठता, वो फर्श पर थोड़ा सा हिस्सा रख देता। धीरे धीरे उस नन्हे जीव का डर खत्म होने लगा। वो अब केवल टुकड़ा उठाकर भागता नहीं था, बल्कि वहीं बैठकर अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी कुतरने लगता। विक्रम ने गौर किया कि वो चूहा भी उसकी बातों को सुनता था। जब विक्रम अपनी माँ या घर के बारे में बातें करता, तो वो अपनी काली मोतियों जैसी आंखों से उसे देखता रहता, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। एक शाम
जब बाहर बर्फीला तूफान अपनी चरम सीमा पर था, वो चूहा विक्रम के जूतों के पास आकर बैठ गया। उसे वहां शायद विक्रम के पैरों की गर्मी मिल रही थी। विक्रम ने झुककर उसे देखा और मुस्कुराया। आज से तुम्हारा नाम छोटू है। इस पूरी चौकी पर तुम ही मेरे सबसे छोटे और सबसे ईमानदार सिपाही हो। छोटू ने मानो अपना नाम स्वीकार कर लिया हो। उसने अपनी पूंछ हिलाई और वहीं सो गया। उस दिन विक्रम को महसूस हुआ कि अकेलापन अब उसे उतना नहीं कचोड़ रहा था। उसके पास अब कोई था, भले ही वो एक छोटा सा जीव था, लेकिन वो जीवित था, वो वफादार था। अगले कुछ दिनों में विक्रम ने छोटू को कुछ इशारे सिखाए। जब विक्रम अपनी मेज पर 3 बार उंगली से थपथपाता, छोटू फौरन बिल से बाहर आ जाता। ये खेल जैसा बन गया था, जिसने उस नीरस और खतरनाक माहौल में जिंदगी के रंग भर दिए थे। लेकिन विक्रम को यह अंदाजा नहीं था कि जिस जीव को वो महज मनोरंजन समझ रहा था, वो कुदरत का दिया हुआ एक सुरक्षा कवच था। ठंड और बढ़ रही थी और सीमा पर तनाव की खबरें रेडियो पर तेज होने लगी थी। छोटू अक्सर रात को बेचैन रहने लगा। वो हवा को सूंघता और अजीब सी आवाजें निकालता। विक्रम को लगा कि शायद ये ठंड का असर है, पर सच तो ये था कि छोटू ने उन आहटों को सुनना शुरू कर दिया था जो इंसानी कानों की पहुंच से बहुत दूर थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पॉइंट 402 की वो सर्द चौकी अब केवल एक सरकारी ड्यूटी का स्थान नहीं, बल्कि 2 अलग अलग प्रजातियों के बीच पनपती एक गहरी दोस्ती की गवाह बन गई थी। विक्रम और छोटू के बीच का रिश्ता अब केवल रोटी के टुकड़ों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वो एक अटूट विश्वास में बदल चुका था। विक्रम अक्सर रात के सन्नाटे में छोटू को अपनी कहानियां सुनाता। वो उसे बताता कि कैसे उसके गांव में हरियाली होती है, कैसे सावन के महीने में बरगद के पेड़ पर झूले पड़ते हैं और कैसे उसकी माँ उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाती है। छोटू अपनी मूछें हिलाते हुए बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनता, मानो वो हर शब्द का अर्थ समझ रहा हो। कई बार विक्रम को लगता कि अगर कोई उसे इस चूहे से बातें करते देख ले तो शायद उसे पागल समझ लेगा, लेकिन इस ऊंचाई पर मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ये दोस्ती ही उसका एकमात्र सहारा थी। विक्रम ने नोटिस किया कि छोटू कोई साधारण चूहा नहीं था, उसकी इंद्रियां गजब की थीं। एक बार जब पास की पहाड़ी पर एक छोटा सा हिमस्खलन होने वाला था, तो छोटू घटना से 10 मिनट पहले ही बेहद बेचैन हो गया। वो कैबिन के चक्कर काटने लगा और अजीब सी ची ची की आवाजें निकालने लगा। विक्रम पहले तो नहीं समझा, लेकिन जब उसने पहाड़ की गड़गड़ाहट सुनी तो वो दंग रह गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि छोटू प्रकृति के संकेतों को उससे कहीं बेहतर समझता है। अब उनकी एक दिनचर्या बन गई थी। सुबह जब विक्रम अपनी राइफल साफ करता तो छोटू उत्सुकता से उसके औजारों को देखता। विक्रम ने उसके लिए लकड़ी के एक पुराने डिब्बे में रुई और पुराने ऊनी मोजे डालकर एक छोटा सा गर्म बिस्तर बना दिया था। छोटू अब बिल के बजाय उसी डिब्बे में सोता था, जो विक्रम के बिस्तर के ठीक बगल में था। एक दिन विक्रम ने अपने राशन में से बचाकर रखी हुई एक चॉकलेट निकाली। उसने उसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा छोटू को दिया। छोटू ने उसे चखा और खुशी के मारे कैबिन में दौड़ लगाने लगा। विक्रम जोर से हंस पड़ा। हफ्तों बाद उसके चेहरे पर ऐसी बेबाक मुस्कान आई थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज समझ आया कि खुशी के लिए महलों की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं था। सर्दियों की तीव्रता के साथ साथ सीमा पार से खुफिया रिपोर्टें चिंताजनक आने लगी थीं। वायरलेस सेट पर बार बार हाई अलर्ट के मैसेज गूंज रहे थे। एक रात जब विक्रम बाहर संतरी ड्यूटी पर था, उसने देखा कि छोटू कैबिन की दहलीज पर खड़ा होकर लगातार दुश्मन की सीमा की ओर देख रहा है। वो सामान्य रूप से नहीं खेल रहा था, बल्कि उसकी पीठ के बाल खड़े थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। विक्रम ने अपनी दूरबीन उठाई और अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन सिवाय सफेद धुंध के कुछ नजर नहीं आया। छोटू का इस तरह सतर्क होना एक चेतावनी थी, जिसे विक्रम ने अनजाने में ठंड का असर समझकर टाल दिया। उसे नहीं पता था कि यह शांत दिखने वाली रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात होने वाली है। आसमान के सितारे अब धुंधले पड़ने लगे थे और उनकी जगह ले ली थी उन भारी सलेटी बादलों ने, जो किसी बड़ी तबाही का संकेत दे रहे थे। पॉइंट 402 पर तनाव की लहरें साफ महसूस की जा सकती थीं। हेडक्वार्टर से आने वाले संदेश अब संक्षिप्त और कड़े थे। दुश्मन की स्पेशल फोर्स की हलचल देखी गई है, हर पल सतर्क रहें, कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। विक्रम ने अपनी चौकी की सुरक्षा बढ़ा दी थी। उसने चौकी के चारों ओर कंटीले तारों के पास कुछ खाली डिब्बे टांग दिए थे, ताकि अगर कोई उन्हें छुए तो आवाज हो। लेकिन पहाड़ों की उन ऊंचाइयों पर दुश्मन केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मौसम की आड़ लेकर भी आता है। दोपहर विक्रम को अचानक दूर एक घाटी के मोड़ पर कुछ सफेद धब्बे हिलते हुए दिखाई दिए। वे धब्बे बर्फ के साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल गए थे कि कोई साधारण आंख उन्हें पत्थर समझकर नजरअंदाज कर देती। पर विक्रम एक सधा हुआ सिपाही था।
उसने गौर किया कि वे धब्बे हवा की दिशा के विपरीत बढ़ रहे थे।